नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक खास शख्सियत हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनसे हम तमाम उन मुद्दों के ऊपर सवाल करेंगे जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। नमस्कार आशीष। मंत्री जी, वैसे तो मुद्दे बहुत हैं हरियाणा के जिनके ऊपर आपसे आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि कृषि विभाग आपके पास है और पूरे देश में इस वक्त कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चल रहा है, हरियाणा में इसका असर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि जगह जगह विरोध प्रदर्शन होते हैं। कृषि कानूनों को लेकर आपकी क्या राय है, आप कैसे देखते हैं? ये चर्चा बहुत बार अलग अलग मंचों से मैं कर चुका हूँ जी। खासकर हरियाणा के अंदर जो है सबसे अच्छी किसान हितैषी हमारी सरकार की नीतियाँ हैं जी। चाहे वो मंडी के भाव देने का हो, चाहे प्रोक्योरमेंट का हो, चाहे माइक्रो इरिगेशन का हो, खाद बीज की सप्लाई का हो, मंडियाँ ज़्यादा नहीं बनाने का हो, और सबसे ज़्यादा फसल हम खरीदते हैं जी। डायरेक्ट पेमेंट हम देते हैं जी। हमारे मुकाबले में राजस्थान आधी फसल नहीं खरीदता, हमारे मुकाबले में पंजाब में आधी फसलों की प्रोक्योरमेंट नहीं होती जी। गन्ने का भाव सारे देश में सर्वाधिक 362 रुपये आज हरियाणा के अंदर है। पिछले साल हमारा 350 रुपये था, पंजाब का 315 रुपये था जी। सबसे फास्ट हमारी पेमेंट है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन पंजाब के जत्थेदारों ने जी हमारे यहाँ धरने दे करके रणभूमि बना दिया है। जी। समस्याएं किसान को हमारे से 10 गुना ज़्यादा राजस्थान में है जी। 10 गुना ज़्यादा पंजाब में है जी। तो और तरह की कृषि कानून से उनको भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है। लेकिन वो जो कुछ करना चाहिए तो वहाँ करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आंदोलन पूरी तरह से प्रायोजित है, राजनीति से प्रेरित है जी। और इसके परिणाम, इसके सबूत भी हमारे पास। पहले मुख्यमंत्री थे राजस्थान के कैप्टन अमरिंदर जी, उन्होंने खुद कहा कि हमारे पंजाब में ना बैठो, इनको हरियाणा में चले जाओ जी। वहाँ के जो जाखड़ साहब कांग्रेस के अध्यक्ष थे जी। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि कैप्टन अमरिंदर ने बड़ी समझदारी से पंजाब के जो जत्थेदार थे, पंजाब के जो आंदोलनकारी थे, उनको हरियाणा में बैठा दिया। जी। तो हमारे हरियाणा को इस आंदोलन की वजह से बहुत नुकसान हो चुका है। इस बार खरीद के सीजन के दौरान बाजरे को लेकर ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि भावांतर योजना लागू होने के बावजूद एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं हो पा रही। 2250 रुपये एमएसपी का रेट है, लेकिन खुले में 1150-1200 रुपये तक की खरीद हो रही है। देखिए, बाजरे की एमएसपी पे खरीद जी हम अपने साधनों से करते हैं। जी। पिछले साल भी 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा हमने खरीदा जी 2150 रुपये के भाव से किसानों को पेमेंट की जी। लेकिन हरियाणा के किसान की बजाय पिछली बार लगभग 2 लाख मीट्रिक टन बाजरा, जो हमारा आकलन है, व्यापारी भाई या काला बाजारी वाले राजस्थान से ले आए, जिससे हरियाणा के किसान को नुकसान हुआ, सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। तो इस बार हमने व्यवस्था को बदला है, किसान को नुकसान नहीं होने दिया जी। हमने ये किया कि जितने भी किसान हैं बाजरे के, उनकी मैपिंग कराई, 1-1 एकड़ ज़मीन की नापातोली की, और जितने जो भी 7-8 लाख एकड़ ज़मीन में बाजरा बो रखा था, 3 बार उसकी हमने नापतोल करवाई। पटवारी से चेकिंग हुई, ग्राम सचिव से चेकिंग हुई, सैटेलाइट से उसका माप करवाया, ठीक है, वरिष्ठ अधिकारियों करा के जी। और जिस दिन हमने मीटिंग की, फैसला लिया, उस दिन बाजरे का भाव 1650 रुपये था जी, और 2250 रुपये एमएसपी थी। 600 रुपये का हमने फैसला लिया सारे किसानों के खाते में। और उत्पादन भी हमने एरिया वाइज माना, कहीं 7 क्विंटल का है, कहीं जो है 10 क्विंटल का है। तो 4200 रुपये से लेकर के 6000 रुपये तक का पैसा हम किसानों को देंगे। ठीक है। और 500 करोड़ के आसपास जो पैसा बगैर मंडी में बाजरा लेके आए जी, किसान के खाते में इसी हफ्ते में चला जाएगा। किसान को बिजाई के वक्त में खाद की, बीज की और जो पैसे की जरूरत है
जी, वो उसको मिल जाएगी। ठीक है। और एक ये दुष्प्रचार कर रखा है कि 1150 रुपये में बाजरा मिल रहा है। अब 1100-1200 रुपये में कितने टन बाजरा मैं अपने व्यक्तिगत उससे खरीदने के लिए तैयार हूँ जी, कि आप कितने हजार टन या कितने हजार बोरी मुझे लिखवा दीजिए, कौन सी मंडी से मुझे उठाना है, ठीक है, मैं उठा लेता हूँ। ठीक है। आज भी बाजरा जो मंडियों में, मेरा क्षेत्र बाजरा का क्षेत्र है, जी, मेरे यहाँ मंडियाँ हैं, डिगावा है, लोहारू है, जी, भैल है, सिवानी है, भिवानी जिला हमारा बाजरे का है, महेंद्रगढ़ जिला बाजरे का है, दादरी जिला बाजरे का है। मंडियों में कोई खास बाजरा नहीं आ रहा है। ठीक है। और हम हमारे जो पीडीएस पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 25% बाजरा तो अब भी खरीदेंगे। ठीक है। तो अगर बाजरे का भाव नीचे आएगा तो हम उसको मेंटेन करेंगे। अभी भी भाव वही है। जिस तरीके से जो आंदोलन है वो कई जगह अब उग्र होने लगा है। बीजेपी का विरोध करने के नाम पर जो नेता हैं बीजेपी के, उनकी गाड़ियों पर हमले की भी खबरें आ रही हैं। पिछले दिनों आप एक धार्मिक कार्यक्रम में गए माता के दर्शन के लिए, वहाँ भी इस तरह की पूरी घटनाक्रम देखने को मिला। आपका इसके ऊपर क्या मत है? क्या आप आज चैनल के माध्यम से किसानों से भी अपील करेंगे, और क्या ये वाकई में आप इनको किसान के रूप में देख रहे हैं जो इस तरह के हमले कर रहे हैं नेताओं की गाड़ियों पर? चिंता का विषय है कि जो पार्टी हमारी विपक्षी पार्टियों ने अपनाई है जी, वो अपने कार्यकर्ता भेज करके किसान के रूप में, और जो हमारे नेता जाएं, कार्यकर्ता जाएं और उनका विरोध करें, मुझे ये लोकतंत्र के लिए शुभ संदेश दिखाई नहीं देता। ठीक है। सरकारें बदलती रहती हैं, वोट के दम पे बनती हैं, कभी किसी की सरकार आती है, कभी किसी की सरकार आती है, लेकिन चुनी हुई सरकार को हारे हुए विपक्ष ये घोषणा कर दे कि चुने हुए नेताओं को हम गांव में ना घुसने देंगे, ये पहली बार हो रहा है। ठीक है। नाम किसान का है, कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, कम्युनिस्ट के हैं, प्रायोजित है मतलब आप 100% एक चेहरे को जाते हैं देखता हूँ, और इसके परिणाम जो है लोकतंत्र के लिए आगे अच्छे नहीं होंगे। किसानों का कोई लेना देना नहीं। तो फिर जब प्रायोजित है तो आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते, सख्त एक्शन क्यों नहीं करते? ऐसा है कि जो इन्होंने हालात पैदा करना चाहते हैं जी। कि जब से लाल किले की घटना से लेकर आज तक हमारी विपक्षी पार्टियां, जिनको मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं है, उनकी कोशिश रही है कि हिंसा हो, जी, गोलीबारी हो। जी, और हमारे हरियाणा की किसान आंदोलन का मैं 40 साल से राजनीति में इतिहास है। जब जब आंदोलन हुए 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी गोली से मारे गए, पुलिस की गोली से मारे गए। जी। पहला जो आंदोलन है वो कोई आंदोलन महीना 15 दिन से ज्यादा नहीं चला। ठीक है। उसके बाद समाप्त हो जाता है। जी। इस बार 10 महीने से आंदोलन है, लेकिन हमने अपनी सुरक्षा बलों के हाथ बांध रखे हैं। स्पष्ट निर्देश है उनको कि किसी भी सूरत में बल प्रयोग नहीं करना है। जी। क्योंकि ये कांग्रेस वाले या नेता उद्दंड करके पीछे हो जाते हैं। कोई भोला भाला किसान, कोई गरीब, कोई मजदूर, उसकी वो फटफेट में आ जाता है, उसको नुकसान हो जाता है। लेकिन कई जगह तो इस तरह की स्थिति देखने को मिली कि पहले सरकार वहाँ पर कार्रवाई करती है, एफआईआर दर्ज होती है, और बाद में समझौतों के नाम पर मैं आपको मुकदमा बताना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते सारे एक कार्यक्रम था हमारा आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी का सबसे बड़ा कॉलेज था महिलाओं का, उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था जी। वो जो मुझे उसमें चीफ गेस्ट बुलाया जी। और जितने भी जिले के वो उस कॉलेज का मैनेजमेंट भी कांग्रेस का था जी। आदरणीय बनारस दास गुप्ता जी जो हमारे पुराने मुख्यमंत्री रहते हैं, उनके परिवार के द्वारा वो कॉलेज चलाया जाता है। लेकिन कुछ कांग्रेसी नेताओं को बड़ा कष्ट हो गया इस बात से। उन्होंने अपने कार्यकर्ता भेज के किसान बना करके उसका कॉलेज का मेन गेट के ऊपर कुछ 100 कार्यकर्ता होंगे, उन्होंने काले झंडे दिखाए, बच्चियों को कॉलेज के अंदर नहीं घुसने दिया जी। गेट को ताला लगवा दिया, और जिन बच्चियों को इनाम मिलना था वो कॉलेज के अंदर पहुंच ही नहीं पाई। वो सारे शहर ने बर्दाश्त की है कि ये किसान के नाम से कांग्रेसी गुंडे, मैं आपके ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, सारा शहर कहता है कि ऐसा जो राजनीति करते हैं इनको जनता माफ नहीं करेगी। और उसके बाद अगले दिन पहाड़ी में कार्यक्रम किया, मैंने लोगों को कहा कि अब ये ऐसे ऐसे
हालात पैदा करते हैं। जनता आप फैसला करो। मैं जनता के दरबार में गया, हजारों की संख्या में रात को कार्यक्रम था, सुबह इकट्ठे हो गए किसान भाई, और उन्होंने निर्णय लिया है कि जो गिने चुने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं इनका वो जो है संज्ञान लेंगे और सामाजिक बहिष्कार करेंगे। लेकिन किसान सभा के जो नेता हैं भिवानी जिले के ही, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप भाईचारा खराब कर रहे हो, आप बार बार, क्योंकि जब आपको पता है कि विरोध होगा आप जानबूझ के हलकों में कार्यक्रम कर रहे हो, लगातार किसान जहाँ पर ज़्यादा हैं। भारी बहुमत से 18,000 वोटों से जीता है जी। और सौभाग्य से मैं आज कृषि मंत्री हूँ, मेरा प्रदेश किसानों का है जी। अब मुझे जहाँ तक व्यक्तिगत बात हो तो मैं भी अच्छी ऐशो आराम की, जिस तरह से कांग्रेसी जिंदगी बिताते थे, दिल्ली में जाएं, विदेशों में घूमें, क्षेत्र में ना जाएं, मैं रह सकता हूँ। लेकिन मेरे लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है जी। किसानों की समस्याएं मुझे वहाँ जाके सुननी है। जी। बीज का प्रबंध, सिंचाई का प्रबंध, माइक्रो इरिगेशन का, पौंड अथॉरिटी के द्वारा जी। तालाबें बनवाना, मंडियों चलवाना, भाव उनको दिलवाना, किसानों के बीच में रहता हूँ। और अगर मेरा किसानों के बीच में जाने से उनका भाईचारा बिगड़ता है तो इसका तो कोई मुझे समझ में आता नहीं। हजारों हजारों की संख्या में किसान जब जहाँ भी मैं जाता हूँ, और 10 महीने से मैंने एक सप्ताह भी मिस नहीं किया, हर हफ्ते में किसानों के बीच में रहता हूँ। ठीक है कि 2 बार 4 बार ये 10, 20, 50 आदमी ये विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रायोजित होकर कोशिश करते रहते हैं जी। लेकिन ये जो परिपाटी डाल रहे हैं, मैं एक चीज कहता हूँ कि कांग्रेस को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कांग्रेस को मैं कहता हूँ कि किसान का झंडा हटा दीजिए आप कांग्रेस का झंडा लेकर के एक बार हमारा विरोध करके दिखाएं, आपको पता चल जाएगा कि भाजपा का कार्यकर्ता कितना मजबूत है। आपको नतीजा दिखाता है। तो फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जो सवाल और जवाब हैं उनका सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हमारे साथ खास कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं, जिनसे हम उन तमाम मुद्दों के सवाल पूछ रहे हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को लगभग 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। दलाल साहब, आपको भी 2 साल का कार्यकाल आपका भी पूरा हो चुका है। बतौर कृषि मंत्री और जो दूसरे विभाग हैं, क्या कुछ उपलब्धियां जो हैं इन 2 साल के अंदर आप देखते हैं अपने विभाग की बतौर मंत्री? देखिए आशीष जी, मैं हरियाणा तक ही सीमित नहीं रहना चाहता हूँ। ये जो 2 साल में से 1 साल जो था संकट का साल था, अभूतपूर्व समय था, सारी दुनिया हिली हुई थी। और इस साल में भी जो हमारे किसान भाइयों ने पसीना बहा करके कृषि की जो ग्रोथ आई है, सारे काम धंधे पीछे नेगेटिव हो गए, कहीं 25% डाउन, कहीं 30% डाउन, कहीं 40% डाउन। कृषि क्षेत्र एक ऐसा चमकता हुआ सितारा है, देश में भी हरियाणा में भी। और जो ग्रोथ है उसने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बल दिया है। भारत सरकार का एक्सपोर्ट जो है, जब से आज़ाद देश हुआ है, ऑल टाइम हाई है। उत्पादन जो है लगभग 31 करोड़ मीट्रिक टन के आसपास, जो ऑल टाइम हाई है। हरियाणा का मैं मंडियाँ चलाई, कोरोना में व्यापारी भाई कहने लगे कि मंडियाँ ना चलाएं, कोरोना के बाद चला देना। शुरुआत थी पीछे जब मार्च अप्रैल के अंदर, हमने 1800 मंडियाँ चलाई 300 की बजाय। सारा कोई कोरोना का केस मंडियों में नहीं आने दिया, सैनिटाइज़र दिए, मास्क दिए, किसानों को यहाँ सीधा पैसा दिया। किसानों के सारी की सारी दुकानें हमने, चाहे वो रिपेयर की हों, ट्रैक्टर की हों, कोई और खाद बीज की हों, सारी खुली रखी। और किसानों को किसी भी तरह की समस्या नहीं आने दी। इस बार पानी के लिए हम 85% माइक्रो इरिगेशन की सब्सिडी दे रहे हैं। पानी का बहुत ज़्यादा बजट बढ़ाया है। नहरों के अंदर आप पता करिए कि हमने कोशिश की है कि जिस क्षेत्र के अंदर समान बंटवारा हो गया, पहले पानी नहीं जाता था, वहाँ पानी दें। और मंडियाँ भी हमने बढ़ाई हैं। इन दिनों में ही हमारा काम, जो अगले महीने मंडी का टेंडर हो जाएगा, एशिया की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर के अंदर बनेगी। हमारी पिंजौर के अंदर जो एप्पल मार्केट है उसका काम शुरू हो चुका है। पिछले 10-15 दिन पहले हमने ज़मीन एक्वायर करी सरसा की,
वहाँ पर 56 एकड़ में मंडी बन रही है। मसाला मंडी सारसा गांव में, इधर सोनीपत में फूलों की मंडी, गुड़गांव में एक्सीलेंस सेंटर और बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी के सेंटर और बन रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र के अंदर पूरा पूरा ध्यान है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसान की आमदनी बढ़ानी है, कृषि के अलावा जो डाइवर्सिफाई करना है, पशुपालन है, पिगरी है, मुर्गी पालन है, प्रोसेसिंग का काम है, मशरूम का काम है और ख़ासकर मछली पालन है। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि खारे पानी हमारे यहाँ 1.5 लाख एकड़ ज़मीन है। उसमें कभी बारिश हो जाती थी तो बाजरा सरसों बो दिया 10-20 हज़ार का हो जाता था। इस बार हरियाणा के अंदर कम से कम 500 किसान 2.5 एकड़ के खारे पानी की झींगा पालन किया है। सरसा का एक किसान है जिसने 2.5 एकड़ के अंदर 11 टन झींगा का उत्पादन करके 55 लाख रुपए का झींगा बेचा है। 21 लाख 22 लाख उसकी लागत थी, 8 लाख सब्सिडी करके 6 महीने के अंदर 2.5 एकड़ में 40 लाख का शुद्ध लाभ कमाया है। पिछले दिनों आपने केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात करके हरियाणा के लिए कई योजनाओं पे एग्जीक्यूशन करने की मांग की थी। उनका कब तक हम मानकर चलें कि हरियाणा के लोगों को लाभ मिलने लगे? देखिए, हमारा लक्ष्य ये है कि किसान को एनिमल हस्बेंड्री या फिशरी या पिगरी या और ऑल्टरनेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दें, बागवानी की तरफ ध्यान दें। एनिमल हस्बेंड्री के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन का बात है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, वैक्सीन देश में बनवाई, सारी जनता का वैक्सीनेशन करवाया। लेकिन हमारे विभाग ने कोरोना काल में पशुओं के वैक्सीनेशन 45 लाख किया है, देश में सर्वाधिक है। हरियाणा के अंदर किसान, गरीब किसान की गाय भैंस मर जाती थी, वो उसकी एक फुट एंड माउथ की और उसकी इकट्ठी खुर की वैक्सीन लेके आए हैं। 2 साल से लगभग हमारा जो है क्षेत्र इस बीमारी से मुक्त हो चुका है। तो काम, ज़बरदस्त काम हमारे विभाग ने, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे मछली पालन का हो, चाहे वो कृषि का हो, चाहे मार्केटिंग बोर्ड का हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, वो हुआ है और उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। लोग संतुष्ट हैं। फसल बीमा योजना हम लेके आए, उसका पहले बहुत विरोध होता था। हरियाणा एक पहला प्रदेश है कि किसानों से पैसा लिया, उससे 6 गुना ज़्यादा पैसा हम किसानों को बांट चुके हैं। और अभी बागवानी के लिए हमने नई योजना बनाई है। सारे देश के अंदर बागवानी और सब्जियों का बीमा नहीं है। हमने हरियाणा के अपने विभाग से कहा है कि जो बाग का बीमा कराएगा, 40,000 रुपये की बीमा कराएगा, 1,000 रुपये दो और हम उसको अगर नुकसान होता है तो उसको तुरंत जो है भरपाई करेंगे। अभी हरियाणा के अंदर एक बाई इलेक्शन हो रहा है, ऐलनाबाद उपचुनाव। क्या लगता है कि वाकई में जो बीजेपी और जेजेपी वहां पर अपने प्रत्याशी को जिता पाएगी? इतना विरोध लगातार से देखने को मिलता है वहां। अगर हमारे विकास की योजनाएं को देखते हैं, किसान हितैषी योजनाओं को देखते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा कैंडिडेट जीतेगा। और अब मुद्दा ये है कि वहाँ पर ठीक कन्वेंसिंग होने देते हैं या हिंसा फैलाना चाहते हैं, या जो किसान आंदोलन के नाम से चुनाव शांतिपूर्वक होने देंगे या नहीं देंगे। हालांकि चुनाव आयोग का ये काम है, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि चुनाव शांतिपूर्ण हो, इस बात पे निर्भर करता है। और इस चुनाव में मुझे एक चीज़ आज तक समझ में नहीं आई, चुनाव क्यों हो रहा है। हमारे एक पार्टी थी, इन लोग के अकेले सदस्य थे, अभय चौटाला जी। उन्होंने 27 जनवरी को इस्तीफ़ा दिया कि मैं किसान आंदोलन के समर्थन में और किसान कानून के विरोध में इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ठीक है। 8 महीने हो गए, दोबारा चुनाव हो रहा है, किसान आंदोलन भी वही है, किसान कानून भी वही है। अब वो किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं? या फिर उन्होंने उस वक्त चुनाव क्यों दिया था? क्यों जनता के पैसे की बर्बादी की? क्यों अपने लोगों की सेवा नहीं की? कोई आप उनसे मैं पूछो कि भाई अब मैं और उस वक्त में क्या चीज़ बदली। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ दिखावे के लिए इस्तीफा दिया? मेरा तात्पर्य तो जनता सब समझती है। उस वक्त ये एमएलए थे, इस्तीफा दिया, आज इस्तीफा दे के एमएलए बनना चाहते हैं, तो ये हमारी समझ से परे है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपके पास और जेजेपी के पास अपना कैंडिडेट भी नहीं था, आपको कैंडिडेट बाहर से मंगवाना पड़ा, आपको दूसरा कैंडिडेट हमारी भाजपा की
चिंता ना करें, वो अपनी पार्टी को देखें कि अपनी पार्टी के एकलौते शूरवीर हैं। और भाजपा तो एक ऐसी पार्टी है, किसी वक्त 2 MP होते थे, 2 से 300 पे पहुंच गए। हमें कैंडिडेट आम जनता से कोई भी आ जाए, हम उसको स्वीकार करते हैं जो हमारी विचारधारा पे काम करना चाहता है। आप लोहारू हलके से आते हैं भिवानी जिले में, और दक्षिण हरियाणा का ये जो इलाका है, यहाँ पर जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जैसे आपने पहले भी बताया। उसके सुधार को लेकर और भिवानी और लोहारू में इस तरह की जो स्थिति है वो ना बिगड़े, उसको लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं? देखिए, पानी के बारे में हरियाणा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री बहुत चिंतित हैं। और हमारे यहाँ जल स्रोत है नहीं, एक भाखड़ा से पानी आता है, जमुना से आता है। और दक्षिण हरियाणा में तो हमें उम्मीद थी कि कभी SYL का पानी आएगा तो हमारी प्यास बुझेगी, लेकिन हमने ये भी मुद्दा उठाया था कि किसान आंदोलन में जो हमारे जत्थेदार हैं, आंदोलनकारी हैं, एक लाइन हमारी भी जोड़ दें कि SYL का निर्माण होना चाहिए। और इन कांग्रेस वालों से भी प्रार्थना की थी कि भाई आप आंदोलन में जाते हैं तो हरियाणा के किसान का भी ध्यान कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे भाईचारा बिगड़ेगा। चलो, अब हम जो पानी है उसको बचाने के लिए तरह तरह की स्कीम लेके आते हैं। हमने यहाँ भूजल नीचे जा रहा है, धान से छुटकारा मिले, 7,000 रुपये की स्कीम बनाई है। भूजल जो धान छोड़ के किसान करेगा, बदलेगा। हमने पौंड अथॉरिटी बनाई है। पुराने ज़माने में जो तालाब होते थे उनमें बारिश का पानी भर जाए तो नीचे जाए, भूजल रिचार्जिंग हो जाए। हमने अटल भूजल योजना बनाई है। हमने 85% सब्सिडी माइक्रो इरिगेशन के लिए दी है। हमने एक नया विभाग बनाया है, मिकाडा। वो क्या करेगा कि हमारा कोशिश ये है कि हम जो है, जो फ्लड इरिगेशन की सिचुएशन नहीं है, इतना पानी हमारे पास नहीं है कि बूंद बूंद तबका विधि है जो इजराइल की, या छोटा स्प्रिंकलर सेट है जिससे 10% 20% पानी से उतनी ही फसल हो जाती है। तो उस पर हमारा हज़ारों करोड़ रुपये बजट खर्च कर रहे हैं। किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, किसानों को फसलों के विविधीकरण के लिए, पानी बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, पराली ना जलाएं और अच्छी पद्धति अपनाएं, और जो मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग के लिए कि भी दुनिया भर की हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो हरियाणा, मैं मानता हूं कि देश के अंदर कृषि के मामले में नंबर 1 पे है, और इस चीज़ को हरियाणा का किसान भी मानता है। लेकिन कष्ट ये है कि ये जत्थेदार हमारे यहाँ पंजाब से आके बैठ गए, हरियाणा को क्षेत्र को रणभूमि बना दिया। और एक दुख की बात यह है कि भोले वाले किसान के हाथ में जो माओवादी, जो CPM के लोग जो लाल झंडा पकड़ा रहे हैं, किसान को जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि ये लाल झंडा उसके खिलाफ है, चीन समर्थित है, जब जो किसान का बेटा बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है, तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अंत में मैं चाहूँगा, आप क्या किसानों को हरियाणा के अपना संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद किसान हूँ, किसान पुत्र हूँ, और नमन करता हूँ हरियाणा के किसानों को। और उन्होंने इस भ्रम की स्थिति में बहुत अच्छा संयम दिखाया है, बहुत अच्छा काम किया है और हमें आशीर्वाद दिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा का किसान इसी तरह से विश्वास बना के रखेगा, और हम कोई भी ऐसा कदम जो किसान हित के खिलाफ हो ना उठाएं दिए, ना उसको उठाने देंगे। आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपना आशीर्वाद बना के रखें, और आपको किसी भी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया JP दलाल साहब, आपने हमें वक्त दिया और तमाम उन सवालों के बेबाकी के साथ जवाब दिए जो कि जनता जानना चाहती है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल, जिन्होंने कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विवाद से लेकर तमाम उन मुद्दों के जो सवाल थे उनके जवाब दिए जो कि आप जानना चाहते हैं। अगले सप्ताह एक और खास शख्सियत के साथ हम आपको मिलवाएंगे। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।